नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। वो बंगाल जिसने हमें रविंद्रनाथ टैगोर जैसी शख्सियत दी, राष्ट्रगान लिखा, जनगण मन, बंकिम चंद्र दिए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम उन्होंने ही लिखा, विवेकानंद जैसे आध्यात्मिक गुरु दिए, दुनिया को भाईचारे का पाठ पढ़ाया, रेनेसां लाने वाले, बदलाव लाने वाले, आधुनिक भारत की नींव रखने वाले राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग दिए, जिन्होंने सती प्रथा हटवाई, विडो री मैरिज एक्ट लेकर आए। आज से लगभग 200 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। बदलाव की एक बयार बही पश्चिम बंगाल से, और वो पश्चिम बंगाल आज लथपथ है। बंदूक, पत्थरबाजी, गुंडागर्दी, लाठीचार्ज, ये एक आम बात हो गई है। और ऐसा क्यों हो रहा है? तनाव क्यों है बंगाल में? क्योंकि चुनाव हैं, और वो 5 महीने बाद हैं। अप्रैल 2021 में वहां पर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वहां चुनावी जंग नहीं लड़ी जा रही है। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं पश्चिम बंगाल में मानो जंग लड़ी जा रही है, युद्ध हो रहा है वहां पर। 1 जून, इस साल 1 जून जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, इस संकट काल, संक्रमण काल, आपदा काल, कोरोना काल में, तब से अब तक 10 दिसंबर तक 12 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। जी हां, 12 राजनीतिक हत्याएं। एक विधायक की भी हत्या कर दी गई है। 6 बीजेपी के, 5 तृणमूल कांग्रेस के, 1 सोशल यूनिटी सेंटर फॉर इंडिया का सदस्य। और आज मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो पहुंचे पश्चिम बंगाल, डायमंड हार्बर इलाके में, और वहां पर पत्थरबाजी हुई। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। वहां पर पत्थरबाजी हुई उनके काफिले पर। ये देखिए, जो तस्वीरें हैं वो पूरी की पूरी घटना को खुद बयां कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय महासचिव हैं बीजेपी के, प्रभारी भी हैं पश्चिम बंगाल के, उनकी गाड़ी पर भी पत्थर लगे। गृह मंत्री अमित शाह को तो ट्वीट तक करना पड़ गया इस सूरत हाल को लेकर। देखिए, काफिले पर एक बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाता है और उनकी गाड़ियों पर पत्थर फेंके जाते हैं, गाड़ियों के शीशे भी टूट जाते हैं। अमित शाह का ट्वीट पढ़ देता हूं। बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा के ऊपर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल की सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांतिप्रिय जनता को जवाब देना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री गंभीर आरोप लगा रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार पर कि यह प्रायोजित हिंसा है, लेकिन ममता बनर्जी भी पलटवार करने में देर नहीं लगाती। उन्होंने भी क्या बोला है? उनके यानी कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। कभी गृह मंत्री यहां आते हैं तो कभी चड्डा, नड्डा वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा जब उनको कोई नहीं सुनता तो वो अपने कार्यकर्ताओं को नौटंकी करने को कहते हैं। तो सूबे की मुख्यमंत्री कहती हैं कि ये नौटंकी हो रही है। और 1 जून से अब तक जो हाल है उसका जिक्र मैंने आपके सामने किया ही। 1999 से 2016 तक यह चरित्र बनता जा रहा है क्या? न्यूज चैनल्स में, हमारे वाले में भी प्रोड्यूसर्स लिख देते हैं रक्त चरित्र। वो पश्चिम बंगाल जिसकी संस्कृति इतनी अपार है, इतनी विशाल है, भारत को न जाने क्या क्या दिया, आज पत्थरबाजी के लिए, हिंसा के लिए, गुंडागर्दी के लिए चर्चाएं हो रही हैं पश्चिम बंगाल की। 1996 से 2016 के बीच पश्चिम बंगाल में औसतन 20 राजनीतिक हत्याएं होती हैं। यहां पर वाम खेमे का राज रहा, लंबा राज चला।
वहां पर भी राजनीतिक हत्याएं वो एक व्यवस्था बना दी गई क्या? उसी का खामियाजा आज तक भी हम भुगत रहे हैं क्या? और ताली एक हाथ से नहीं बजती। यहां पर बीजेपी अभी कह रही है प्रायोजित हिंसा, तो उन्हीं के कुछ बड़े नेताओं के एक दो बयान आपके सामने मैं पढ़ देता हूं। 7 दिसंबर, आज से 3 दिन पहले, कैलाश विजयवर्गीय, तेजस्वी सूर्य और दिलीप घोष पर एफआईआर दर्ज की गई थी। अब इस पर राजनीतिक बहसबाजी हुई कि नहीं जी, सिलीगुड़ी में हम गए, वो इलाका हमारे कब्जे में आने वाला है, वहां पर हमारी पैठ लगातार मजबूत हो रही है, इसलिए सरकार बौखला गई। लेकिन 4 दिसंबर को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष क्या कहते हैं? टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अपना रास्ता नहीं बदला तो चमड़ी उधेड़ देंगे। ताली दोनों हाथों से बज रही है क्या? टीएमसी टेररिस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई है। अगर इतनी बुरी है यह सरकार, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जाता? दिलीप घोष ने ही 8 नवंबर को कहा, सुधर जाए ममता दीदी के लोग वरना भेज दिए जाएंगे शमशान। तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को शमशान भेजने की भी बात हो रही है। 6 सितंबर को बयान क्या दिया गया? तृणमूल कांग्रेस की 2021 के विधानसभा चुनाव में पराजय होगी, चौराहों पर इसके कार्यकर्ताओं को नंगा कर जूतों से पीटा जाएगा। तो दोनों तरफ से इस तरह की बयानबाजी चल रही है और इसमें धब्बा दाग किसके चरित्र पर लग रहा है? पश्चिम बंगाल के। और किस लिए? क्योंकि चुनाव है। अब बयान सुनिए। मैं यहां पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा हूं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। आप देखिए हमारे कैलाश विजयवर्गीय, आप देखिए हमारे राहुल सिन्हा, आप इनकी गाड़ियों को देखिए। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि हमारे पास बुलेट प्रूफ। माननीय नड्डा जी के पीछे हमारी गाड़ी थी, उनके ऊपर भी पथरा हुआ, उनकी तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, पर हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी और टारगेट करके नाम चिल्ला चिल्ला के बोले। और मेरे ड्राइवर को चोट आई है, सिक्योरिटी को चोट आई है, मुझे भी चोट आई है। और मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है ये। बंगाल में क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार स्वागत होता है क्या? मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूँ। প্রতিদিন যেন আর কোনো পার্টি প্রোগ্রাম করবে না, কোনোদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না, কোনোদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনোদিন ওই আর একটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনোদিন চাড্ডা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, पत्थर गोली बम बंगाल को कहां ले जाएंगे हम? और इतना ज्यादा राजनीतिक तनाव कैसे होगा बंगाल का चुनाव? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, टीएमसी के सांसद हैं शांतनु सेन मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। फुआद हलीम, डॉक्टर फुआद हलीम सीपीएम के नेता, वो इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा विक्रम सिंह, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स द कंट्री इज हैड, डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और डीजीपी और पुलिस का रोल क्या होता है उसके बारे में मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगा। और आशीष गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे बेहतर बंगाल को कोई नहीं जानता न समझता है। और आशीष गुप्ता, अभी शांतनु सेन जुड़े नहीं हैं तो मैं आप ही से शुरू करूंगा। जो मैंने ओपनिंग कमेंट्स दिए वो बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल, बंकिम चंद्र का बंगाल, विवेकानंद का बंगाल, राजा राम मोहन रॉय का बंगाल, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बंगाल। आज चर्चा हो रही है बंगाल के रक्त चरित्र की कि बस वहां तो खुला खेल फर्रुखाबादी है, वहां तो खून की नदियां बह रही हैं। इतना तनाव क्योंकि चुनाव नजदीक है, सिर्फ इसलिए। आशीष गुप्ता, आपको आवाज आ रही है मेरी? है, अभी आ रही है। मैंने कहा तो
जी, आपने मेरा जहाँ से सवाल सुन शुरू लिया किया है। हाँ। इतिहास की जो वो आप जो नाम ले रहे हैं, हाँ हाँ, तो वो इतिहास बन चुका है। 47 के बाद जितना दिन जाता गया, वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स में ये जो वायलेंस, ये धीरे 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 एक परंपरा बनते गए। आप आज का 99 के बाद आपने बोले है 99 से हो रहा है, नहीं है, ये 70 से हो रहा है वेस्ट बंगाल में वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस। इसका एक परंपरा रहा। 71 में आप लोग जानते होंगे किस तरह से इलेक्शन हुआ था, किस तरह से क्या हुआ था वेस्ट बंगाल में। उसके बाद धीरे धीरे बीच में 77 के बाद थोड़ा दिन के लिए वो कम था। उसके बाद लेफ्ट फ्रंट का जमाना जितना चला, वायलेंस भी उतना ही आगे बढ़ा है। पॉलिटिक्स और वायलेंस वेस्ट बंगाल में एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। और आज आप जो बता रहे हैं जी क्या होगा, आज जो टीवी चैनल्स है आज इतना आगे बढ़ चुका है, इसलिए आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है। पॉलिटिकल वायलेंस आज 3-4 डिकेड से 4 डिकेड से ये चल रहा है। ये एक परंपरा है। जितना दिन इलेक्शन जितना नजदीक आएगा, हर एक इलेक्शन में, ये नहीं है कि आज असेंबली इलेक्शन आने वाला है, वो पंचायत इलेक्शन में भी, वो म्यूनिसिपल इलेक्शन में भी, पार्लियामेंट इलेक्शन में भी, हर टाइम इलेक्शन के टाइम ये पॉलिटिकल। तो आप ये कह रहे हैं ये डीएनए बनता जा रहा है, ये न्यू नॉर्मल है और ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। शांतनु सेन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके विरोधी ही सही, किसी भी पार्टी का, मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है, उनके महासचिव हैं साथ में, काफिले पर पत्थर फेंके जाएंगे, इस तरह की प्रायोजित हिंसा की जाएगी। मेरे शब्द नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह के शब्द हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बंगाल का पॉलिटिक्स अगर आपको मालूम है, बंगाल का हिस्ट्री अगर आपको मालूम है, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि बंगाल का पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ब्लड शेड हुआ था 2003 का पंचायत इलेक्शन में, जब बाएं बाजू का राज हुआ करता था यहाँ पर। 2011 में जब 34 साल का बाद एक चेंज आया, जब ममता बनर्जी मैडम ने चीफ मिनिस्टर बनी, तब से बंगाल पॉलिटिक्स में एक चेंज आया। अभी बंगाल में डेमोक्रेसी है, अभी बंगाल में इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हुए। इसके सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पत्थर फेंके जाने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर, वो कितना जायज है? प्रॉब्लम ये है कि आप लोग बुलाता है लेकिन बोलने का मौका नहीं है। हम पूरा मौका देते हैं, थोड़ा बोलने का मौका नहीं, सवाल का जवाब मौका भी दीजिए। हाँ बिल्कुल, पूरा मौका मिलेगा, पर सवाल का जवाब दीजिए। यस और नो में आंसर नहीं होता है। मैं यस नो का कह ही नहीं रहा हूँ, सवाल का जवाब दीजिए। नहीं होता है सर। ये जंगल मॉल जवाब दे रहा है। यहाँ पर जब जंगल मॉल बोल के जगह होता है, वहां पर पहले दोपहर 3 बजे के बाद इलेक्शन नहीं हो सकता था। अभी ममता बनर्जी के टाइम में उसी जगह में रात को 3 बजे तक घर का आम आदमी जाके खुलेआम खड़े डेमोक्रेटिकली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और जहां यहाँ पर वायलेंस का बात कर रहे हैं, यहाँ पर बाहर से वायलेंस इंपोर्ट किया जा रहा है। ये बीजेपी जो पार्टी है, यहाँ पर लोकल कोई लीडर नहीं है। लोकल जो प्रेसिडेंट है, ही इज बेग यू पार्डन, उसका तो दिमाग ही खराब है। वो बोलता है कि काउज यूरिन करने से कोरोना ठीक हो जाता है। बाकी जितना लीडरशिप है वो भी बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है। जो वायलेंस है वो भी बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है। जो आर्म्स एमुनेशन है बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है। अपने आप को मार के छर्रा गोली से अपने आप का वर्कर को मार के। शांतनु, थोड़ा अगर आप पीछे होकर बैठेंगे, आपका सिर्फ चेहरे का ऊपरी हिस्सा आ रहा है। हाँ, अब बिल्कुल ठीक है, अब आप अपनी बात जारी रखिए। यहाँ पर बीजेपी ने लीडरशिप को इंपोर्ट कर रहा है, बीजेपी ने पॉलिटिक्स को इंपोर्ट, वायलेंस को इंपोर्ट कर रहा है, बीजेपी आर्म्स एमुनेशन इंपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर जो पीसफुल बंगाल है वहां पर ये सारा बीजेपी इंपोर्ट कर रही है। 7 दिसंबर को सिलीगुड़ी की रैली में हिंसा होती है। कैलाश विजयवर्गीय, तेजस्वी सूर्य, दिलीप घोष पर आप एफआईआर करते हैं। 5 दिसंबर को बमबारी में 7 बीजेपी कार्यकर्ता घायल होते हैं। आपके कार्यकर्ताओं पर आरोप लगता है। बीजेपी कार्यकर्ता, 9 दिसंबर की बात है, उसका फंदे से लटका हुआ शरीर मिलता है। यह सब कुछ इंपोर्टेड है। हम तो आपको हिस्ट्री जानना पड़ेगा। ये जो पिछले इंसिडेंट हुआ है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है पता कीजिए।
जब नवान्न विजन किया था, कौन आर्म्स लेके एक पॉलिटिकल रैली में क्यों गया था, उसको पता कीजिए। अभी जो वायलेंस हुआ है वो उसका रिवॉल्वर कहाँ से मिला था, पुलिस नेवर यूजेस दैट टाइप ऑफ बुलेट, वो बुलेट कहाँ से आया था पता कीजिए। जामग्राम की रैली में आसनसोल में बम फेंके गए, 7 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो जाते हैं, बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया जाता है परगना जिले में, 24 परगना जिले में। वो मतलब सब बाहर से आकर फूंक दिया किसी ने। शांतनु सेन, थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, लेकिन ये सवाल बने रहेंगे मेरे अभी भी। और फुआद हलीम, यहां पर शांतनु सेन ने भी और आशीष गुप्ता ने भी ये 70 के दशक से ही बता दिया है कि ये तो अब न्यू नॉर्मल हो गया है, ये व्यवस्था बन गई है, राजनीतिक हिंसा चल रही है। ये राजनीतिक हिंसा है, ये नौटंकी है, या ये दरअसल पश्चिम बंगाल की गरिमा आन बान शान पर ये बट्टा लग रहा है? देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि शांतनु सेन ने कहा कि 2006 के जो चुनाव है उस चुनाव के दरमियान सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्या हुई थी चुनाव के दिन। और उस चुनाव 2006 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे। तो आपको ये बात याद रखना है कि जेपी नड्डा और बाकी सब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जो बंगाल भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आए थे, तो 1998 से 1998 से लेकर के 2006 तक वो लोग सब बीजेपी के लीडर कंधा में तृणमूल का झंडा लेकर के गली गली में कहते थे कि तृणमूल को वोट दो, ममता बनर्जी जिंदाबाद। आज आपको आश्चर्य होगा कि नड्डा साहब ने कहा है कि दुर्गा ने उसे आके बचाया है। तो ये जो दुर्गा का जो उपाधि है, ये आरएसएस ने स्वयं ममता बनर्जी को दिया था। माने जमाना कैसे पलटता है। और मुझे ये भय है कि जब पिछले अध्यक्ष अमित शाह आकर के स्टेज से कहे थे कि भाग मुकुल भाग, उनकी सरपरस्ती में मुकुल तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को जेल में ठेलने की जो उन्होंने यहाँ पे प्रतिज्ञा की थी चुनाव से, तो आप क्या कह रहे हैं, मिलीजुली कबड्डी हो रही है? उन्होंने मुकुल राय को अपना दल में ले ली है। तो डॉक्टर फुआद हलीम, आप क्या कह रहे हैं, मिलीजुली कबड्डी हो रही है ये बीजेपी और तृणमूल के बीच में? मैं हूं कि ये वाकया अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं उनके क्षेत्र में घटी है। मैं वहां पे कैंडिडेट था उनके खिलाफ, हमारे ऊपर तृणमूल का आक्रमण हुआ है। और वो आक्रमण का जो वीडियो इलेक्शन कमीशन के वीडियो रिकॉर्डिंग के वक्त हुआ है, मैं केंद्र सरकार इलेक्शन कमीशन के मेरा अर्जी है कि इलेक्शन कमीशन और प्रशासन का जो ऑफिशियल वीडियो रिकॉर्डिंग है उसका कॉपी हमें दी जाए। अभी तक हमें वो नहीं मिली है। तो बात आप समझ लीजिए कि मुझे ये आशंका है कि अभी जहां जहां नड्डा साहब का ऊपर में ये आक्रमण हो रहे हैं, वो तमाम तृणमूल लीडर को वो अपने दल के हिस्सा कर लेंगे, अपने से ही मिला लेंगे। ये एक के बाद एक यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ये उदाहरण आ रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के लीडर ये आपकी भारतीय जनता पार्टी में दाखिल हो रहे हैं। ये आपकी कुंठा सामने आ रही है क्या डॉक्टर फुआद हलीम, कि अब ये लड़ाई सीधे सीधे तृणमूल और बीजेपी की हो गई, बीजेपी हुंकार भर रही है, 200 सीट जीत जाएंगे 294 में, आपका अस्तित्व खत्म हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के 18 एमपी जो जीते हैं पश्चिम बंगाल से, 14 तृणमूल कांग्रेस से वो लोग उधार में लिए हैं। और इस दरमियान एक के बाद एक तृणमूल लीडर को वो लोग अपने दल में शामिल कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सीधा ये सोच है जैसे बाकी सब राज्य में की। तो ममता बनर्जी की कोई गलती नहीं है, अगर जीतना है लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट ना, कानून व्यवस्था सरकार को, राज्य सरकार को संभालनी होती है। डॉक्टर फुआद हलीम, कहता हूँ आप ये मान ले, ममता बनर्जी अगर राजी हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेंगे। चलिए, ये आपकी राजनीति बोल रही है, पर मैं अभी हिंसा की बात कर रहा था। प्रेम शुक्ला स्क्रीन पर। प्रेम शुक्ला, आप कहते हैं प्रायोजित हिंसा है ये जो तनाव है, क्योंकि चुनाव है, ये तनाव इसीलिए हो रहा है, प्रायोजित हिंसा की जा रही है, आपके अध्यक्ष पर पत्थरबाजी होती है, झंडे दिखाए जाते हैं, सिलीगुड़ी में हिंसा होती है, मैंने पूरा ब्यौरा दे दिया।
तो राष्ट्रपति शासन लगा दो। ये तनाव भी है, प्रायोजित हिंसा भी हो रही है, पर सरकार चुपचाप बैठी है। केंद्र तो कुछ कर सकता है ना। अभी राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की बात जैसे होगी तैसे ही तमाम लोग जो है लोकतंत्र की हत्या की बात शुरू कर देंगे। लेकिन जो दायित्व बोध है, जो ममता बनर्जी का दायित्व है, भारतीय जनता पार्टी के 130 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है, वहां अध्यक्ष पर हमला होता है, उनके कारवां पर हमला होता है, कैलाश विजयवर्गीय जी का कहीं कार्यक्रम होता है वहां हमला होता है, हमारे विधायक की हत्या कर दी जाती है। क्या अब एक नया व्यवस्था बनाई जाएगी संवैधानिक कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या को हत्या न माना जाए, उसको सीधे सीधे जो है आत्महत्या मान लिया जाए? भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की कोई हत्या कर दे तो उसको हत्या न माना जाए, राजनीतिक हिंसा न मानी जाए। एक नया जो है संवैधानिक संशोधन क्या तृणमूल कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल के लिए विशेष तौर पर कर रही है? क्या उसको कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट कर रही है? क्या उसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही है कि राजनीतिक हिंसा की इस संस्कृति को जो सतत बढ़ावा दे उसके लिए मुख्यमंत्री को कानूनी तो दिलीप घोष कहते हैं टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अपना रास्ता नहीं बदला तो चमड़ी उधेड़ देंगे। कहते हैं कि खून में क्या है, खून पर सवाल उठाए जाते हैं ममता बनर्जी के। बहुत अच्छा प्रश्न है। 130 हत्याओं को एक बयान के साथ तराजू में तौल दिया ना, एक बयान नहीं है, बयान दिया उसको फांसी पर लटका दिया जाए। एक बयान नहीं है, सिर्फ अध्यक्ष का नहीं, उपाध्यक्ष राजू बनर्जी, सुनिए राजू बनर्जी कहते हैं राज्य में गुंडा राज ही रहेगा, पुलिस किसी भी तरह की कोई मदद नहीं कर रही है, ऐसी पुलिस के साथ क्या करना चाहिए? हम उन्हें जूते चटवाएंगे। पुलिस को आप बता रहे हैं जूते चटवाएंगे? नहीं, जो पुलिस बम फेंके उसकी आरती उतारी जानी चाहिए। हाँ। जो पुलिस जो है गुंडों के साथ बैठकर आंसू गैस के गोले की बजाय बम फेंके उसके विरुद्ध आप अभी मत भरिए, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए तो कह रहा हूं राष्ट्रपति शासन लगाइए। पूरी कानून व्यवस्था, पूरी पुलिस ऐसे कब्जे में आ गई, ममता बनर्जी के कहने पर सब कुछ कर रही है। दायित्व नहीं है संदीप चौधरी जी की दृष्टि में, ममता बनर्जी का कोई संवैधानिक दायित्व नहीं है। मैं तो पूछा, मैं सबसे पूछता हूं सवाल, पर आपसे भी पूछूंगा। न कांग्रेस का कोई संवैधानिक दायित्व है, न मीडिया की कोई भूमिका है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का अपराध है कि उसके कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों हो रही, भाजपा का अपराध। तो लगाइए ना राष्ट्रपति शासन। 130 आप बता रहे हैं, 130 कार्यकर्ता आपके मारे गए हैं, तो राष्ट्रपति शासन लगाइए। अच्छा, नहीं मारे गए क्या? आपका क्या कहना है? नहीं, खून के नाम पर लोगों की मौत हो और वोट की पौध और बढ़े। नहीं, संदीप जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी और तमाम लोग क्या ये कहना चाह रहे हैं कि 130 जो कार्यकर्ता है उनकी आत्महत्या हो गई है, उन्होंने स्वयं की सुसाइड कर ली? तो उसकी जांच कराइए ना, इसीलिए तो कह रहा हूं। कौन करेगा साहब? कौन जांच करेगा? हमारे कानूनी व्यवस्था की दृष्टि से जांच। तो आप इस तरह के बयान देते रहेंगे। एक और बयान दिलीप घोष का जो मैंने शुरू में पढ़ा भी, तृणमूल कांग्रेस की 2021 के विधानसभा चुनाव में पराजय होगी, चौराहों पर इसके कार्यकर्ताओं को नंगा कर जूतों से पीटा जाएगा। नहीं, न्यूज 24 का नया नियामक है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तुम्हारी हत्या की जाए तो चीत्कार अगर मुंह से। अरे तो भाई गृह मंत्री आपका, सरकार आपकी, केंद्र सरकार आपकी, ऐसे हालात हैं तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाइए। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। अराजकता का राज वहां हो जाए। आप क्या चाहते हैं मुझे बताइए ना। हम तो यही कह रहे हैं ना कि ममता बनर्जी आप अपने संवैधानिक दायित्व का बोध कीजिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आप ये नहीं करेंगी। हम जनता के पास जा रहे हैं, जनादेश मांग रहे हैं और हम सत्ता परिवर्तन करेंगे। हमारा लोकतंत्रवादी होना, हमारा शोकतंत्रवादी हो जाना हो जाएगा। तो मतलब ताली एक हाथ से बज रही है। मैं कह रहा हूं ताली दोनों हाथ से बज रही है। नहीं, हत्या जिसकी हो रही है उसकी अपराध ज्यादा है। आप ये कहिए ना, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं हुई, मैंने बताया ना। 6 बीजेपी के कार्यकर्ता है, उसमें आपका विधायक जोड़ दिया, 5 तृणमूल कांग्रेस के भी कार्यकर्ता मारे गए हैं। नहीं, सिर्फ एक तस्वीर नहीं दिखाता हूं मैं, दूसरे चैनलों की तरह नहीं हूं, मैं दोनों चीजें दिखाता हूं। सर नहीं, कृपा करके मुझे बता दीजिए ना, अगर यही भारतीय जनता पार्टी के राज में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है तो आप क्या करते? दोनों हाथ से बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। प्रेम भाई सुनिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। अच्छा, बात तो हत्यारे को और अभियुक्त, हत्यारे को और पीड़ित को एक ही तराजू में रख देंगे। 12 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं जो कंफर्म्ड हैं, 6 बीजेपी की, उसमें आपके विधायक को भी जोड़ लिया मैंने। मैं उसे 130 हमारे कार्यकर्ता मारे गए 4 वर्षों में। कोई बात नहीं, मैं अभी
उनकी सूची है। प्रेम भाई, मैं पूरी जानकारी देता हूं। मैं जानकारी इधर उधर नहीं करता। मैं 1 जून 2020 से और 10 दिसंबर तक की जानकारी दे रहा हूं। उसमें 12 हत्याएं हुई हैं, 12 मौतें हुई हैं, 6 बीजेपी, 5 तृणमूल कांग्रेस। अच्छा, आपको ये वहां पर सरकार संरक्षण दे रही है, पुलिस उनकी बोली बोल रही है, विपक्ष का दायित्व है। ठीक है, अब मैं एक तस्वीर दिखा देता हूं। व्यवस्था का दायित्व जो है ये विपक्ष के पास हो गया है। ठीक है, 6 जगहों पर सत्ता पक्ष के पास होगा। चलिए मैं एक तस्वीर दिखा देता हूं, क्योंकि यूपी के डीजीपी रहे विक्रम सिंह भी हैं, प्रेम शुक्ला साहब। एक ये मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये फुल फ्रेम तस्वीर दिखाइए। ये अभी 2 दिन पहले की तस्वीर है। प्रेम शुक्ला, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने दफ्तर से निकल रहे हैं और ये देखा है कैसे कैसे लाठी से भांजा गया, सर पर लाठी मार दी गई, सर फोड़ दिया गया। कोई वहां पर हिंसा नहीं हो रही थी, कुछ नहीं, दफ्तर से निकल रहे हैं। जी, पुलिस की कार्रवाई, अगर पुलिस गलत करती उस पर कार्रवाई हो सकती अच्छा, है। तो यही बात फिर बंगाल पर लागू नहीं होती? और उस बम फेंकने वाली पुलिस का भी समर्थन किया जाए। अगर पुलिस किसी पर भी ज्यादती करती है प्रेम शुक्ला तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का पूरा आपके पास व्यवस्था है। और उत्तर प्रदेश में शिकायत होती है, व्यवस्था होती है, सस्पेंशन होता है। लेकिन बंगाल में तो तत्काल पुलिस जो है हत्या को आत्महत्या सिद्ध कर देती है और पुलिस आंसू गैस के साथ बम फेंकती है। ये हिंदुस्तान की और कहीं पुलिस किसी प्रदेश में आपने देखा है क्या? अच्छा, मतलब यहाँ ये डंडे नहीं चला रही, ये पुलिस गलत नहीं कर रही, यहाँ कार्रवाई हो जाएगी। बम फेंकने का आपके पास कोई घटना है क्या? एक उदाहरण मुझे बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में पुलिस ने आंसू गैस की जगह बम फेंक दिया। बंगाल में हो रहा है और आप उन दोनों को एक तराजू पर तोल रहे हैं। इसलिए मैं दोनों तस्वीरें दिखा रहा हूं, मैं नहीं तोल रहा हूं। आप परेशान क्यों होने लगे प्रेम भाई? परेशान क्यों होने लगे? आपकी न्याय बुद्धि को साधुवाद है भाई। हाँ, आपकी न्याय बुद्धि को भी साधुवाद है। मतलब ये तस्वीरें आपको विचलित नहीं करती ना? नहीं, मैं तो कह रहा था, अगर कोई जाति कर रहा है, पुलिस जाति हो रही है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अच्छा, ये बंगाल के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इसीलिए दोनों तस्वीरें दिखाता हूं। अब एक मिनट, विक्रम सिंह स्क्रीन पर, कार्यकर्ता जो है, 1 सेकंड। अच्छा, पूरी बात कीजिए, बात पूरी कीजिए। और पुलिस मिलकर मार रही थी, ऐसी कोई घटना है? पुलिस को भारतीय जनता पार्टी नहीं कंट्रोल करती है ना। यहाँ तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी और पुलिस दोनों मिलकर हमला अच्छा, यहाँ पर पुलिस स्वतः कार्रवाई कर रही है। विक्रम सिंह, आपने अपनी बात कह दी। विक्रम सिंह, मैंने उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाई, ये पुलिस की स्वतः कार्रवाई है। और जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ये प्रायोजित हिंसा, गृह मंत्री ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और पुलिस साथ दे रही है, तो ये तो फिट केस हो गया प्रेसिडेंट्स रूल के लिए, नहीं? न पुलिस असहाय है, न केंद्र सरकार असहाय है। कम से कम यही माना जाता है कि जो आपकी व्यवस्था है, आप याद करें चौधरी चरण सिंह जब गृह मंत्री थे, सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार में जनता पार्टी गवर्नमेंट सत्ता में आ गई थी, 3 राज्यों की सरकार बर्खास्त कर गई थी कि उन्होंने जनादेश उनके पक्ष में नहीं है। और यहां पर अगर ये परसेप्शन है कि पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर कातिलाना हमला हो रहा है, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के ऊपर और पदाधिकारियों के ऊपर कातिलाना हमला हो रहा है, तो प्रेसिडेंट्स रूल तो लगना ही चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य संदीप जी ये है कि अब हम हर चीज को तौलते हैं राजनीतिक लाभ और हानि के पैमाने पर। क्या इस कदम से राजनीतिक लाभ होगा या राजनीतिक हानि होगी? औचित्य के ऊपर नहीं, औचित्य तो बहुत पीछे चला गया। तृणमूल की अगर हम बात करें, आप याद करें, पुलिस कमिश्नर कोलकाता को छुपाने में, भगाने में, भूमिगत कराने में पूरी सरकार लगी हुई थी। जब ममता दीदी धरने पर बैठी तो सेरेमोनियल ड्रेस में, जो परेड की ड्रेस है, डीजी से लेकर के तमाम वरिष्ठ अधिकारी, पश्चिम बंगाल की जो कि बहुत ही गर्मामयी पुलिस बल है, वो लोग धरना स्थल पे सेरेमोनियल ड्रेस में जाकर के पहुंच गए, जिसके कि हमने आपके अन्य चैनल पे इसकी बड़ी भर्त्सना की थी कि धरना स्थल पर वर्दीधारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नहीं जाना चाहिए। धरना प्रदर्शन अगर कांस्टेबल करे तो वो बर्खास्त हो जाता है, जेल हो जाती है। लेकिन जो पॉलिटिसाइजेशन पुलिस फोर्स का संदीप जी हुआ है, वो एक तरीके से आपने कहा जैसे हिंसा वेस्ट बंगाल की राजनीति के डीएनए में आ गई है, पॉलिटिसाइजेशन पुलिस के डीएनए में आ चुका है। अब उसको जब तक पुलिस सुधार नहीं आएगा, पुलिस इंसुलेट नहीं होगी राजनीतिक हस्तक्षेप से, तो शायद जो हम और आप जो सामान्य नागरिक हैं
उस प्रकार की निष्पक्ष इंडिपेंडेंट पुलिस की अब कल्पना करना भी बेमानी होगी। अपने राजनीतिक आकाओं को इंप्रेस करने के लिए अब काम करने लगी है पुलिस। वो कानून व्यवस्था के रक्षक नहीं, अब पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता बन गए हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं। केस वही लिखा जाएगा जो राजनीतिक आका कहेंगे, वही गिरफ्तार होगा जिसको राजनीतिक आका कहेंगे। मेरिट केस का कुछ भी हो, सच्चाई कुछ भी हो, अगर राजनीतिक आका नहीं चाहेगा तो वो काम नहीं होने वाला है। संदीप जी, दुर्भाग्य इस बात का है। तो जो बात प्रेम शुक्ला कह रहे हैं विक्रम सिंह कि हमारे कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है उसको आत्महत्या बताया जाएगा, किसी की हत्या होगी उसको नॉर्मल डेथ बता दिया जाएगा, आपकी रैली में हिंसा कराई जाएगी, एफआईआर आप ही के खिलाफ दर्ज कर दी जाएगी, तो यह वार पलटवार हो जाएगा। भाई कैसे हो जाएगा संदीप जी? क्या मैं हम मान लें कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बनने के लिए संविधान ने दिया है। भारत सरकार में सभी शक्तियां निहित हैं। वो चाहें तो जो भी दोषी अफसर हैं उनको अपने कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी दिल्ली में लाइन हाजिर कर सकते हैं, आईएएस को कल बुला सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि ममता दीदी के जिन पे आशीर्वाद है उनके ऊपर कार्रवाई भारत सरकार नहीं कर सकती। ये तो एक पहला नमूना है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन का विकल्प आपने 4 बार उसको कहा, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? राजनीतिक हानि लाभ अगर देख रहे हैं। महामहिम राज्यपाल पश्चिम बंगाल की कितनी बार कह चुके हैं कि बंगाल में कानून व्यवस्था तार तार हो गई है। तो अगर पश्चिम बंगाल के गवर्नर सार्वजनिक रूप से ये कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसमें फिर बिना विलंब के सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन लोग इसको हानि और लाभ के तराजू में तौल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार बर्खास्त हुई और दीदी शहीद का दर्जा पा जाए और दोबारा 10 साल के लिए अमर हो जाए। राज्यपाल की भी जो आपने बात की, आशीष गुप्ता, मैं आपसे बिना लार लपेट सीधा पूछ रहा हूं, जगदीप धनखड़ भी राज्यपाल कम और वो बीजेपी के कार्यकर्ता की भूमिका में ज्यादा आ गए हैं। आजकल टीवी स्टूडियोज में भी बैठने लगे हैं, पैनल डिस्कशन में राज्यपाल, भारत के इतिहास में पहली बार कोई राज्यपाल, वर्तमान राज्यपाल किसी पैनल डिस्कशन में बैठ रहा है और राज्यपाल की तरह नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह बोलता है। कहां चला गया? विक्रम सिंह, आप इस सवाल का जवाब देंगे? मैं बिल्कुल दूंगा। संवैधानिक पद पर रहने वाले लोगों को अपनी मर्यादा के अंदर रह करके करना चाहिए। पूरा देश टकटकी लगा करके उनको देखता है। वो एक मील का पत्थर है, एक प्रेरणा स्रोत है और पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर है। ऐसा कोई काम नहीं उनको करना चाहिए जिससे कि ये संदेह उत्पन्न हो कि वो किसी तरीके का पक्षपात कर रहे हैं। टीवी स्टूडियो में जाना या इस प्रकार के बयान देना या घटना स्थल पर पहुंच जाना व्यक्तिगत, ये महामहिम का काम नहीं है। महामहिम का काम केवल आदेश देना है और उन आदेश का अनुपालन कराना। उनकी इतनी बड़ी मशीनरी है, इतना बड़ा उनका स्टाफ है, उसके माध्यम से अपने आदेशों का अनुपालन। लेकिन खुद जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी का पहुंच जाना, इसके ऊपर मेरे प्रश्न चिन्ह हैं और आपके भी कदाचित प्रश्न चिन्ह होंगे। ये शोभा नहीं देता है महामहिम को। आशीष गुप्ता, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही। आशीष, मेरा सवाल यह है, जो विक्रम सिंह कह रहे हैं कि अगर वहां पर ऐसे हिंसा हो रही है, प्रायोजित हिंसा शब्द इस्तेमाल करते हैं गृह मंत्री, आज जो हमला हुआ है जेपी नड्डा के काफिले पर, और अगर पुलिस हैंडमेडन हो गई है ममता सरकार की, वो पुलिस कम और तृणमूल कार्यकर्ता ज्यादा हो गई है, तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा दिया जाता या इन अधिकारियों को क्यों नहीं हटा दिया जाता? नहीं, देखिए, राष्ट्रपति शासन का जो बात आपने बार बार कह रही है, वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन बहुत बार हो चुका है। 60s भी आपको पता है, 67, 69 ये सब में हुआ है। तो वो वहां का पब्लिक इसको सही ढंग से नहीं लेते हैं। वो राष्ट्रपति खिलाफ के अगेंस्ट में बार बार वो अपना राय भी जाहिर किया है। इसलिए अगर इतिहास का जानकार आदमी होगा तो वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरा बात यह है, आप जो पुलिस का बात बोल रहे हैं, पुलिस तो हर स्टेट में, इंडियन सिस्टम में ये हो गया, जहां जहां जिसका सरकार है पुलिस उसका है, पुलिस अलग कुछ है नहीं। तो इसलिए बंगाल में भी अलग नहीं है, यूपी में भी अलग नहीं है, बिहार में भी अलग नहीं है। आप देख रहे हैं रिसेंट टाइम्स में डिफेंस से आके, पुलिस से आके, आईएएस ऑफिसर सब आके रिटायर करके पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर रहा है। इसका मतलब क्या है? तो पहले भी कुछ कनेक्शंस उसका था।
सरकार के साथ। तो तो इसीलिए आशीष रिटायरमेंट आप के ये बाद कह उसको रहे अच्छा हैं ये पोजीशन मिल हिंसा रहा है, पार्टी में ज्वाइन जो कर रहा ये है। हिंसा हो रही है पश्चिम तो बंगाल ये में, सिस्टम ये बीजेपी तृणमूल दोनों को सूट कर रही है। सब पॉलिटिक्स वहां क्या है, पावर में जो है और पावर जो लेना चाहते हैं, दोनों का बीच का संघर्ष है और उसमें ये हिंसा होगा ही। ये हिंसा होगा ही, ये हिंसा हो रही है क्योंकि आपको किसी न किसी तरह से चुनाव जीतना है। 42 कहा था आपने शांतनु सेन 2019 के चुनाव में, और बीजेपी का नारा था 19 हाफ 21 साफ, कि 19 में हाफ कर देंगे और 21 में साफ कर देंगे। ये लड़ाई दरअसल इस बात की है और इसीलिए हिंसा हो रही है सड़क पर। देखिए, मेरा पहला बात तो ये होगा, जो लोग अभी हेलो जी मैं सुन रहा हूं। ऑडिबल? जी यू आर ऑडिबल। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, हम सुन रहे थे पिछले कई मिनटों से, जो लोग ये पॉलिटिसाइजेशन का बात कर रहा है, ये तो मेरे को लग रहा है कि भूत पांव पे राम नाम। जो लोग हर एक इंडिविजुअल एजेंसी से लेके, सीबीआई से लेके, ईडी से लेके, आरबीआई से लेके, इनकम टैक्स से लेके, प्रेस मीडिया से लेके, इवन इलेक्शन कमीशन तक सब पॉलिटिसाइज कर दिया। अभी इंडिया का हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब गवर्नर बहुत सारा स्टेट में है तो गवर्नर ओपनली पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन के जैसे बात कर रहा है। और रहा जहाँ पर पुलिस का बात, अगर आप यूपी में देखेंगे, हम लोग अभी तक भूला नहीं है किस तरीके से विकास दुबे, एक बॉर्न क्रिमिनल जिसको इनकाउंटर का वो लोग मार दिया, हम लोग अभी तक भूला नहीं है। हाथरस में एक 19 इयर्स का लेडी को किस तरह से रेप किया गया था और उसको डॉक्यूमेंट अभी बंगाल की बात हो रही है शांतनु सेन, हम ये भी नहीं भूले हैं पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है। बंगाल में मुख्यमंत्री अपने चुनिंदा अफसरों को बचाने के लिए क्या क्या करती हैं, ये विक्रम सिंह ने बोला, आप सुन रहे थे, उसके बारे में नहीं बोलेंगे, यूपी पहुंच जाएंगे। विक्रम सिंह बोलने से कुछ नहीं जाएगा। बंगाल में ये वायलेंस इंपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा। बंगाल में ये गवर्नर को बीजेपी का स्पोक्स पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से भी कुछ नहीं होगा। और बंगाल से बाहर से आदमी भेज के अगर हम लोग चाहे कि बंगाल को गुजरात बना देंगे, बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर आप वायोलेट कर देंगे, बंगाल का पीसफुल जो हारमोनी है उसको आप बर्बाद कर देंगे, बंगाल का आम आदमी होने नहीं देंगे। क्योंकि 2016 से 2020 लगातार प्रेम शुक्ला आरोप लगा रहे हैं 130 कार्यकर्ताओं की आपने हत्या कर दी। आप लोग ये आरोप लगाने से नहीं होता है जी। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देखिए, वहाँ पर यूपी का स्थिति देखिए, वहाँ पर बंगाल का स्थिति देखिए, आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। बंगाल इज ए पीसफुल स्टेट। अभी इसको जबरदस्ती वायोलेट करने के लिए ये लोग बाहर से जो इम्पोर्ट करने का पॉलिटिक्स करने का कोशिश कर रहे हैं, बंगाल का आम आदमी रोक देगा। और जहां तक आप बोल रहे हैं कि 19 हाफ और 21 हाफ, ये अच्छी तरह जान लीजिए, 2014 में फॉल्स प्रोमिसेस जो था उसमें आदमी बिलीव किया था। 2019 में ये लोग पाकिस्तान का बॉर्डर में वार गेम खेल के और रिलीजियन एनसीआरबी के आंकड़े आप बता रहे हैं, 2016 का ही बता दूं, 91 घटनाएं हुई, 205 लोग हिंसा के शिकार हुए। 2015 में 131 घटनाएं हुई, 184 लोग हिंसा के शिकार हुए। एनसीआरबी के ही आंकड़े निकालिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड पूरा देखिएगा तो आपको अच्छी तरह पता चलेगा कि बंगाल का स्थिति कितना अच्छा है। हाँ। और आप ये अच्छी तरह जान लीजिए 2020 में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। रोज आगजनी हो रही है, बम फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, ये सब कुछ, ये मतलब ये सब नॉर्मल है। क्योंकि हम लोग ये देखे हैं गुजरात में एक प्रेग्नेंट लेडी का पेट फाड़ के उसका एम्ब्रायो देखे किस तरीके से होलिगनिज्म किया गया था, हम लोग को अभी तक याद है। नहीं, हम अभी बंगाल की बात कर रहे हैं, आप रिफ्लेक्ट क्यों किए जा रहे हैं? कभी आप यूपी पहुंच जाते हैं, कभी आप गुजरात पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आरोप ये लग रहा है। एक मिनट, आप अच्छा एंकर है, ये तो किसी ऐसे प्रूव होगा ना कि कोई दूसरा एंकर आपसे खराब है, तभी तो आप अच्छे एंकर बन सकते हैं। इससे कंपैरेटिव स्टडी तो आपको तो कंपेयर करना होगा, सबको कंपेयर करना होगा, अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं, बस कहते रहो जैसे कुछ एंकर कहते हैं आई एम द बेस्ट, तो ऐसे ही पश्चिम बंगाल सरकार कह रही है आई एम द बेस्ट। अभिभूत हो गया जैसे कुछ एंकर्स हैं अभिभूत इस देश में। एक स्टेट पहले कैसा था और अभी कैसा है, ये एक कंपैरिजन का स्केल होता है। इस कंपैरिजन नहीं, अभिभूत हो गया आप भी।
सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, कुछ एंकर्स हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड, आप भी सेल्फ ऑब्सेशन में चले गए। कितना अच्छा है। ठीक है, प्रेम शुक्ला स्क्रीन पर। प्रेम शुक्ला, ये बाहर से इंपोर्ट की जा रही है, बाहर से, ये आउटसोर्स्ड वायलेंस है, ये बाहर से लेकर आप हिंसा करवा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। नहीं, ममता बनर्जी ने इंपोर्ट किया होगा, बांग्लादेश से कर लिया होगा, रोहिंग्या बुला लिए होंगे। ये ममता बनर्जी ही कर सकती, क्योंकि उनको बांग्लादेशियों से प्रेम है। अच्छा, क्योंकि वो मुहर्रम मनाती है, अब हिंदू मुसलमान करने का भी मौका मिल गया, क्योंकि वो माफिया गिरोह के गॉडमदर की तरफ काम करती है। माफिया गिरोह का गॉडमदर जिस तरह से काम करता है, आप एक विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला कराने के बाद उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर जिस तरह से बातें करती है, ये कोई मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री का बयान नहीं है। एक माफिया गिरोह के गॉडमदर की जो भाषा है, उस भाषा में वो बात करती है, तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने बांग्लादेश से बुलाए होंगे, वो रोहिंग्या बुलाई होंगी, और रोहिंग्या और जो है बांग्लादेशियों को बुला के लगातार, चूंकि उनकी तो इच्छा है कि वो बंगाल तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? उनकी तो इच्छा है ना, मुहर्रम मनाया जाएगा। केंद्र सरकार इतनी निरीह है क्या? अरे आप तो सीए, एनआरसी, तमाम चीजें ले आए, सारे बॉर्डर सील कर दो, कैसे घुस जाएगा कोई? ले आएंगे, लागू भी करेंगे, देखिएगा ना संदीप जी। 5-6 महीना तक रक्तपात की राजनीति और कर ले, उसके बाद वहां की जनता उनको जो विदा करेगी, तो जिस तरह से कम्युनिस्ट आज 6% वोट पर आकर खड़े हैं, आप तृणमूल कांग्रेस पार्टी की बड़ी दुर्दशा देखेंगे। आप जो अच्छा है, मतलब 5-6 महीने रक्तपात चलेगा, हम लोकतंत्र रक्तपात के नाम पर वोट बटोरे जाएंगे, विश्वास रखते हैं। हाँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ शुरुआत से, दोनों का यही खेल है क्या? नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताइए ना, रक्तपात तो हमारे कार्यकर्ता मारे जाए, हमारे कार्यकर्ताओं का बलिदान हो, और उस बलिदान पर हम बात भी नहीं करें, ये नई राजनीति है। और हत्यारों का गुणगान किया जाएगा, हत्यारों की सरकार आपकी, यही मैं पूछ रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह चिंतित हूँ, मैं भी आपकी तरह चिंतित हूँ प्रेम भाई। केंद्र में सरकार किसकी? गृह मंत्री अमित शाह जैसे व्यक्ति, और रक्तपात हो रहा है और आप चुप बैठे हैं। व्यवस्था में, प्रजातंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। जनता की अदालत में हमको लोकसभा ये बात मेरी समझ में नहीं है। लास्ट कमेंट, 1 मिनट, विक्रम सिंह स्क्रीन पर। विक्रम सिंह, मेरी ये समझ से परे है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, छोड़िए राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात, किसी पर भी हमला हो, हत्या कर दी जाए, रक्तपात हो, और सरकार, केंद्र सरकार खामोश रहे, ये मेरी समझ से परे है विक्रम सिंह। और कहा जा रहा है अभी 6 महीने और रक्तपात होने दो, सरकार बदल जाएगी तब सब ठीक कर देंगे। आपकी चिंता बिल्कुल मुनासिब है संदीप जी, क्योंकि किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं, कार्यकर्ता ही नहीं, एक सामान्य नागरिक, किसी भी व्यक्ति की अगर हत्या होती है तो दुख और चिंता का प्रश्न है। और अगर इस प्रकार सिलसिलेवार तरीके से प्रायोजित हिंसा अगर हो रही है, तो ये अपेक्षा की जाती है कि गृह मंत्रालय मूक दर्शक बन के नहीं बैठेगा, सीधा हस्तक्षेप करेगा और ऐसी कार्रवाई करेगा जिससे कि ये रक्तपात समाप्त हो, न कि हम 6 महीने की प्रतीक्षा करें और राजनीतिक उलटफेर को दृष्टिगत रखते हुए उसका मूल्यांकन करने के बाद निर्णय लें। नहीं, पर जो आशीष कह रहे हैं ना विक्रम सिंह, जो आशीष गुप्ता कह रहे हैं कि दरअसल जो इतिहास है, जो इतिहास जानते हैं पश्चिम बंगाल का, और बीजेपी रिसर्च बहुत अच्छी करती है, कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा दो तो सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, यानी कि केंद्र सरकार के खिलाफ जिसकी भी पार्टी हो उसके खिलाफ बंगालवासी हो जाते हैं। तो क्या यहां पर रक्तपात भी हो रहा है, हिंसा भी हो रही है, कार्यकर्ताओं की हत्या भी हो रही है? राष्ट्रपति शासन इसीलिए नहीं लगाया जा रहा कि पहले सरकार बनाते हैं फिर सब कुछ ठीक ठाक करेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आशीष गुप्ता जी ने बिल्कुल सही निष्कर्ष बताया है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर राष्ट्रपति शासन जो लगाएगा उसकी नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी और जो सरकार बर्खास्त होगी उसको राजनीतिक लाभ मिलेगा। मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में निवेदन किया था कि अगर भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करती है, ये मान लीजिए कि ममता दीदी आगे के 10-15 साल फिर उनको कोई हटाने वाला नहीं। इसीलिए कदाचित इन्हीं चीजों के मूल्यांकन के उपरांत राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि राजनीतिक हानि लाभ को तौल करके तब ये निर्णय लिए जा रहे हैं, न कि प्रशासनिक गुणवत्ता या प्रशासनिक गुण दोष के आधार पर। संदीप जी, आपने पूरी मुकम्मल तौर पर कंक्लूड कर दिया है। मतलब राजनीति इतनी हावी है, ये तनाव इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि चुनाव हैं और ना तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, कार्यकर्ताओं की हत्या, उनके बलिदान की दुहाई भी दी जाएगी। दोनों तरफ से ये खेल हो रहा है। नुकसान किसका? जो मैंने शुरुआत में कहा, पश्चिम बंगाल का। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल,